दिव्या को वहां से जाते देखकर रागिनी परेशान हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ साथ रहने की उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह सिद्धार्थ के साथ और समय बिताना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि इस वक्त दिव्या काफी ज्यादा नाराज है और उसे मनाना इस वक्त बेहद जरूरी है। इसीलिए उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी नाराज किया हो तो, बट वो बहुत जल्द अच्छी है। बस उससे थोड़ा बहुत गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए उसकी तरफ से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें तो उसी पर थी तरफ थी जिस तरफ दिव्या गई थी। रागिनी को लगा कि शायद दिव्या ने नाराज़ कर दिया है सिद्धार्थ को, इसीलिए वह भी तेज़ी से भाग के दिव्या के पास चली गई थी। वहीं सिद्धार्थ के दिमाग में दिव्या के ही कहे गए शब्द गूंज रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी के भाव आ गए थे और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। दिव्या के नाराज होने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। वह चाहता था कि वह सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हालात उसे सुलझाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि काफी देर से वॉशरूम के अंदर थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसका फोन न जाने कितनी बार बजते बजते बंद हो गया था। सब तभी वापस से कुणाल जी का कॉल आने लगा, जिस पर सृष्टि ने खुद को नॉर्मल करते हुए कॉल को उठा लिया। उसके कॉल उठाते ही कुणाल जी की गुस्से से भरी हुई आवाज आई, अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची हो? कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, क्या तुम अपनी दादी से मुकर रही हो? अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, तुम दादी से बिल्कुल दूर हो जाओगी। तुम उनकी शक्ल तक भी नहीं देख पाओगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने गुस्से से जवाब दिया, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, इसलिए बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करिए। यह कहते उसने कॉल को गुस्से से कट कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। क्यों, हर बार क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? उसने अपने आप से पूछा था। लेकिन कुणाल जी की कही हुई बातें याद करके उसने अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल किया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप से वहां से निकलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रात के अंतिम पहर में पंडित जी ने गठबंधन की तैयारी के लिए पलक की बहन को बुलाने के लिए कहा। उनकी बात को सुनकर महक जी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से जवाब दिया, जी पंडित जी, मैं अभी बुलाती हूँ। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उन्हें सृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। यह देखकर घबराहट में उन्होंने उसे कॉल करना शुरू कर दिया था। पलक ने भी चारों ओर देखा, लेकिन सृष्टि का कहीं भी अता पता नहीं था। यह देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, अब तो ये लड़की गई मेरे हाथों से, सच बता रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि क्योंकि वहां से निकलने के लिए वाली थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। पहले तो उसने फ़ोन उठाना नहीं चाहा, लेकिन उसने उसने अनमने ढंग से फ़ोन को उठा ही लिया था। दूसरी तरफ से महक जी की आवाज़ है, बेटा जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? पंडित जी ने गठबंधन के लिए बुलाया तुम्हें। यह सुनते ही सृष्टि के कदम एकदम के लिए ठटक से गए थे। उसने जल्दी से कहा, ओके माँ, मैं अभी आ रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं आती हूँ। फिर उसने जल्दी से वहाँ खड़े हुए ड्राइवर की ओर देखा और कहा, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, यहीं पर वेट करना। यह कहकर वो तेजी से अंदर की ओर चल दी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। वहीं सीधे पलक और अविनाश के पास पहुंची, जहाँ पलक ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना गायब मत होना, आखिर कहाँ थी तुम? पलक की बात सुनकर सृष्टि ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी ना यार। उसके गुस्से को देखकर अविनाश ने जल्दी से पलक को शांत करते कहा, उसे डांटना बंद करो, देखो बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है। यह सुनकर पलक ने अविनाश को भी घूर कर देखा था, जिस पर वह चुप हो गया था। वहीं सृष्टि बस चुप थी। वहीं पलक उसे घूर रही थी, लेकिन फिर उसने सृष्टि को माफ कर दिया था। आगे का सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जिस वजह से सृष्टि ने गठबंधन की तैयारी शुरू की। सृष्टि ने अपनी आंखों को चुराते हुए ठीक से गठबंधन किया और पंडित जी ने वापस से मंत्र पढ़ना शुरू किया था। गठबंधन के दौरान सृष्टि बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। उसके फोन पर फिर से मिस्ड कॉल आनी शुरू हो गई थी। तभी रजत उसके पास आया और आंखें छोटी करते हुए मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है, अपनी बॉयफ्रेंड को इतना मिस कर रही हो क्या, जो बार बार फोन को देखे जा रही हो? उसकी बात को सुनकर सृष्टि ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? जिस पर रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बार बार इतने हैंडसम लड़के को छोड़कर फोन में देखती रहोगी तो मैं क्या बोलूँ? हाँ, आखिर ये फोन भी तो तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड की तरह ही रहता है। जिस पर सृष्टि ने खींचते हुए गुस्से में कहा, तुमसे मतलब, तुम हर वक्त मेरी जासूसी करना बंद करोगे या नहीं? जिस पर रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुमसे
प्यार जो करता हूँ इसलिए बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर सृष्टि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने कुछ कहा और सबका ध्यान उनकी ओर चला गया था। रजत भी एक पल के लिए चुप हो गया और मंडप की ओर देखने लगा। सृष्टि ने इस मौके का फायदा उठाया और बिना किसी को बताए चुपचाप से वहां से निकल गई थी। उसने तेजी से चलकर भीड़ से दूरी बनाई और तुरंत ही अपना फोन भी बंद कर लिया था, ताकि कोई भी उसे वापस से परेशान ना कर सके। भास्कर मैंसन की ओर बढ़ते हुए उसके चाल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ रही हो। हालांकि किसी और की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन ऋषि, जिसने हमेशा सृष्टि पर नजर रखी थी, उसे जाते हुए देख लिया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी उसे जाते हुए देखता रहा। सृष्टि भास्कर मैंसन पहुंचते ही पीछे के दरवाजे से होते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में मेकअप आर्टिस्ट उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और इंतजार की बेचैनी थी, जिसे देखकर सृष्टि ने जल्दी से जाकर उनके पास खड़े होते हुए सॉरी कहा। वहीं नैना जी ने जैसे सृष्टि को देखा, उन्होंने गुस्से से उस पर बरसते हुए कहा, मैंने कहा था ना जल्दी आ जाना। आखिरकार ये क्या टाइम है यहाँ पर आने का, बताना मुझे। सृष्टि ने नैना जी की नाराजगी को अनसुना करते मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखा और फिर सदे हुए लहजे में बोली, शुरू करो। मेकअप आर्टिस्ट ने नैना जी की ओर देखा और जब उन्होंने मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए इजाज़त दे दी थी, तब जाकर वह काम पर लगी थी। 1 घंटे में वह पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। सृष्टि ने हल्का सा मेकअप चुना था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और उदासी को साफ गहरी छुपी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की रंगत में हल्की सी पीली झलक थी, मानो भीतर के दर्द ने उसकी चमक को पूरी तरीके से छीन लिया हो। लेकिन फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मैरून रंग का लहंगा पहन रखा था, जो बेहद ही खूबसूरत था। साथ ही सृष्टि खूबसूरती से जैसे चार चांद लगा रही थी। लहंगे पर की गई सुनहरी कढ़ाई उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रही थी। उसकी चोली पर बारीक मोतियाँ और जरी का काम उसकी कामनीयता को बढ़ा रहा था। दुपट्टा हल्का और खूबसूरत था, जिसमें महीन जरी का बॉर्डर उसकी कुलीनता को दर्शा रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश, होठों पर कोहली की मोटी रेखा और होठों पर हल्की सी गुलाबी की लिपस्टिक थी, और वेडिंग ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा वह कमाल की लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और पीड़ा की लकीरें थी ना, वह इसे थोड़ा सा फीका बना रही थी। माथे पर बिंदी, मांग में मांग टीका, उसकी सादगी और पारंपरिकता का अद्वितीय मिश्रण था। वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, बेहद ही सुंदर। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। सभी लोग आंखें फाड़ कर ही उसे देख रहे थे, लेकिन सृष्टि के दिल में छुपा दर्द और उसकी आंखों में बस दुख जो उसे इस पल का हिस्सा बनाने में रोक रहा था। उसने खुद को शीशे में देखा और एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन ये मुस्कान उस दर्द की थी जिसे उसने अपने भीतर के सहेज रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अपनी पीड़ा को सहते हुए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हो। सृष्टि, जो अब तक एक नई सुबह की तलाश में थी, उसकी आंखों में दर्द और गहरी पीड़ा झलक रही थी। हर कोई उसकी सुंदरता और खूबसूरती को देखकर मानो मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन सृष्टि के लिए यह सिर्फ एक और दिन था जहां उसे अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराना था। तभी कोयल काफ़ी एटीट्यूड के साथ कमरे के अंदर आई और बोली, मॉम, पंडित जी नीचे बुला रहे हैं, इसीलिए जल्दी से दुल्हन को लेकर नीचे चलिए। उसने एक ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह सच में किसी कोयल की तरह ही लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मीठी सी बोली। उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ सृष्टि की ओर देखते हुए कहा, चलिए मेरी प्यारी दी, आपका दूल्हा मंडप में आपका वेट कर रहा है, वो भी काफ़ी बेसब्री के साथ, इसीलिए जल्दी चलिए, बस वेट मत करवाइए। सृष्टि ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैं थोड़ी देर बाद खुद आ जाऊंगी, इसलिए मुझे ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस पर नैना जी ने गुस्से के साथ कहा, चुपचाप से मेरे साथ चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और कितना वेट कराओगे। हाँ, यह सुनकर सृष्टि ने गुस्से से जवाब दिया, हमने कहा ना, आ रहे हैं हम, प्लीज़ हमें अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सृष्टि की कही हुई बात को सुनकर नैना जी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन फिर मजबूरी में ओके कहते हुए वहां से चली गई थी। वहीं कोयल ने सृष्टि को बड़ी बेचारी नज़रों से देखा और फिर वह भी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई थी, जैसे वह
उसकी हालत पर हंस रही हो। अब सृष्टि कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी, जैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि उसका मेकअप हल्का सा खराब हो गया है, तो उसने थोड़ा सा टचअप किया और वहाँ से बाहर आ गई। वह अपने रूम से बाहर आई और नीचे की तरफ जाने लगी कि तभी अपने पास बने हुए रूम से आ रही कुछ अजीब सी आवाज़ों की वजह से वह रुक सी गई थी। उसने उस रूम को देखा जिसका दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। यह देखकर उसने अंदर झांका और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई थी। राजीव और कोयल एक दूसरे के बेहद करीब और एक अजीब सी स्थिति में थे। राजीव कोयल को पागलों की तरह किस कर रहा था और कोयल ने अपने पैरों को राजीव के चारों ओर लपेट रखा था। उनकी अश्लील आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर सृष्टि की आंखों में नफरत और घृणा भर गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोयल अपने होने वाले जीजा के साथ ही ऐसा कुछ कर सकती थी। वह दोनों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी की पोजीशन में थे। दोनों की सांसों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थी। वहीं कोयल ने अपने मुंह से आवाज़ निकालते हुए दरवाजे पर सृष्टि की ओर देखा तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा खुशी से भर गई थी और ये उसने और भी ज़्यादा असली ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया था। वहीं यह देखकर राजीव उसके साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा था, जिसे देखकर सृष्टि और भी ज़्यादा घिन से भर गई थी। सृष्टि का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया था। उसने जो दृश्य देखा था वह उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। राजीव और कोयल को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में नफरत और घृणा का सैलाब उमड़ आया था। सृष्टि के मन में उथल पुथल मच गई थी। उनकी बहन जैसी कोयल, जिसे वह अब तक अपना मान कर चल रही थी, वही आज उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दिन को खराब करने पर तुली हुई थी। सृष्टि की मुट्ठियां गुस्से में कस गई थी और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वह उन दोनों को वहीं पर रोके या इस गंदगी को बचकर बाहर निकल जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, परंतु इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि गहरे गुस्से और अपमान के थे। वहां से बिना कुछ कहे सृष्टि ने अपनी ओर का दरवाजा धीरे से बंद किया और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ वापस से बढ़ गई थी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं को पोंछा। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने खुद को शीशे में देखा। उसका मेकअप थोड़ा सा खराब हो चुका था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी आंखों में झलकता दर्द और क्रोध था, जिससे उसने पूरे व्यक्तित्व को झकझोर कर रख दिया था। उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे, लेकिन उसके दिल में उठता हुआ ज्वालामुखी शांत नहीं हो पा रहा था। वह किसी भी कीमत पर इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, जिस वजह से सृष्टि ने एक गहरी सांस को लेते हुए अपने आप को पहले तो थोड़ा सा संभाला और फिर खुद से कहा, अब मुझे और कमज़ोर नहीं पड़ना। बहुत हुआ ये सब। ये कहते उसकी आंखें लाल थीं। सृष्टि ने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और अपनी लाल आंखों में खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी थी, मानो कोई उसे अंत द्वंद चल रहा हो। वह कुछ पल के लिए तो बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो गई थी और फिर उसने गुस्से से अचानक से तेजी से अपना फ़ोन निकाला। उसकी अंगुलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और फ़ोन ऑन किया। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसने देखा कि रजत की कई सारी मिस कॉल पड़ी थी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया, जैसे अब उसका मन ही नहीं किसी और चीज़ में उलझा हो। सृष्टि ने जल्दी से व्हाट्सएप खोला और ऋषि का नाम सर्च किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी अंगुलियां अब भी थोड़ी सी कांप रही थी। उसने बिना समय गंवाए जल्दी से टाइप किया, आधे घंटे के अंदर ही मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। फिर उसने अपने आसपास देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कोई देख तो नहीं रहा था। एक लोकेशन को शेयर कर दी थी। दूसरी ओर ऋषि मंडप में बैठा हुआ था, जहाँ चारों तरफ शादी की रौनक थी, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। उसके सामने मंडप में फेरे हो रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अपने फ़ोन पर जा रही थी, जिसकी वजह से उसका मन काफ़ी ज़्यादा अशांत बना हुआ था। उसने सृष्टि की कई मैसेज किए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया था। उसके दिल में बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि सृष्टि इतनी परेशान क्यों थी और कहाँ गायब हो गई थी। उसकी आंखें व्हाट्सएप ऐप पर सृष्टि की लास्ट सीन को देख रही थी, जैसे वह कुछ संकेत पाने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि सृष्टि ऑनलाइन हो गई थी।
उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद वह किसी से चैट करने आई हुई। लेकिन जब उसने देखा कि ऑनलाइन की जगह अब टाइपिंग शो हो रहा है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। कई सवाल उसके दिमाग में उमड़ने लगे थे। क्या उसे कुछ करनी करने वाली थी? क्या हुआ है उसे रिजेक्ट करने वाली थी? क्या उसकी लाइफ में कोई और है? उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी और वह सांसें रोक कर इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक मैसेज मिला और साथ ही एक लोकेशन भी, जिसे देखकर उसने जल्दी से मैसेज को पढ़ा और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये वाकई सृष्टि का ही मैसेज था और वह उससे मिलना चाहती थी। उसके दिल में एक अजीब सी चमक आ गई, पर उसी समय वह थोड़ी अचमक, थोड़ी धुंधली पड़ गई थी। क्या हुआ सृष्टि उसे सामने से मिलकर रिजेक्ट करना चाहती थी? आखिरकार इतनी रात को क्यों मिलना चाहती थी, और वह भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को छोड़कर? लेकिन उसने इन विचारों को जल्दी से झटक दिया और बिना समय बर्बाद किए हुए सृष्टि के पीछे भेजे गए लोकेशन की ओर बढ़ गया था। उसके कदम तेज हो गए थे, जैसे वह समय के साथ दौड़ लगा रहा हो, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपने दिल में एक उम्मीद थी और साथ ही एक डर भी कि आगे क्या होने वाला है। इसका जवाब उसे अब मिलना ही था। ऋषि कार को काफ़ी स्पीड से चला रहा था। उसका मन अब भी उलझा हुआ था। वह सृष्टि के इस अचानक मैसेज से हैरान था और उसके दिल में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। वह रास्ते में गाड़ी चलाते हुए ये बार बार वही सवाल खुद से पूछ रहा था, सृष्टि ने उसे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आखिरकार वह इतनी परेशान क्यों है? क्या सृष्टि कुछ कहना चाहती है जिसे वह अब तक नहीं कह पाई है? सड़कों पर पूरी तरीके से हल्की सी हलचल थी, लेकिन सृष्टि का मन पूरी तरीके से सृष्टि के विचारों में डूबा हुआ था। जैसे जैसे वह लोकेशन के करीब पहुंचता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंचा सृष्टि ने शेयर की थी, जहां एक पुराना सा पार्क था जो रात के इस समय पहर में लगभग सुनसान था। चारों ओर बस चांदनी की हल्की सी रोशनी थी। सॉरी, मुझे थोड़ी से इसमें बदलाव करने पड़ रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। ऋषि जैद तेजी से पार्क के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, लेकिन सृष्टि का कोई अता पता नहीं था। उसके पार्क के हर कोने में देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ खालीपन ही था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसने सोचते हुए खुद को शांत करने लगा था। वह काफ़ी ज़्यादा शांति से खुद को कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हो नहीं पा रहा था। शायद सृष्टि अभी तक पहुंची नहीं थी। वह एक बेंच पर बैठ गया, लेकिन इंतजार के आधे घंटे बाद भी सृष्टि का कोई निशान नहीं था। उसका धैर्य अब टूटने लगा था। उसने तुरंत सृष्टि को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बेचैनी से उसने सृष्टि को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर ऋषि के माथे पर अचानक से चिंता की लकीरें और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसे सृष्टि की सुरक्षा को लेकर अचानक से शंका होने लगी थी। तेजी से उसने अपना फोन निकाला और विवान का नंबर डायल करते हुए ऑर्डर देते हुए कहा, सृष्टि की करंट लोकेशन को पता करो और मुझे उसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। यह बोलकर उसने जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। विवान, जो इस वक्त पलक और अविनाश की शादी के सभी बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करने की इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, वह अचानक से अपनी बॉस के इस ऑर्डर सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिस पर उसके बॉस का ही नंबर शो हो रहा था। यह देखकर उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे समझ नहीं आया कि ऋषि, जो इस समय पर अपने भाई की शादी में होना चाहिए था, अचानक से सृष्टि की जानकारी क्यों मांग रहा था। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी पीआर टीम को कॉल किया और सृष्टि की जानकारी 10 मिनट के अंदर अंदर निकालने का आदेश दिया। उसके ऑर्डर के मिलते ही ऋषि की कंपनी की पूरी पीआर टीम ने सृष्टि की इंफॉर्मेशन निकालने में जुट गई थी। वहीं दूसरी तरफ भास्कर मैंसन के अंदर सृष्टि जमीन पर मंडप के नीचे पड़ी हुई थी। उसकी हालत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। उसकी शादी का जोड़ा गंदगी से सना हुआ था। उसके पूरे शरीर पर चोट और खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, जिससे उसका चेहरा सूज गया था। उसके होंठों के किनारों से भी खून निकल रहा था, जिस वजह से साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। सृष्टि की आंखें बंद और चालू हो रही थी, जिससे बड़ी मुश्किल से ही अपनी आंखें खोलकर सामने का नजारा देख पा रही थी।
वह बेहोशी की कगार पर थी। हर बार जब वह अपनी आंखें खोलती तो उसके सामने आदित्य यानी कि आदि और उसके पिता कुणाल खड़े दिखाई देते। दोनों की नजरें गुस्से से भरी हुई थी। उनके पीछे कोयल अपने चेहरे पर क्रूर और संतोषजनक मुस्कान को लिए खड़ी थी, जैसे सृष्टि का दुर्दशा से उसे अपनी असीम खुशी मिल रही हो। उसकी सौतेली मां नैना भी वहां पर थी। वहीं इस आंखों में भी सृष्टि के प्रति गुस्सा और दिल का साफ झलक रहा था। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें आदित्य के बॉडीगार्ड्स भी खामोश खड़े थे। आदित्य की आंखों में गहरी नफरत और तिरस्कार की चमक थी, जैसे वह सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार हो। सृष्टि की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। उसे अपनी हालत पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी सांसें धीमी और अनियमित हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी बेहोश हो सकती थी, लेकिन वह बार बार अपने होठों को काटते हुए खुद को होश में आने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे पहले सृष्टि किसी तरह भास्कर मैंसन से भागने में सफल हो गई थी। कोयल ने जैसे ही सृष्टि के कमरे में कदम रखा, उसे सृष्टि भी दिखाई नहीं दी थी। चारों ओर नजरें दौड़ाने पर भी जब सृष्टि का कोई अता पता नहीं मिला, तो कोयल को तुरंत समझ में आ गया था कि सृष्टि यहाँ से भाग निकली है। और यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर एक विकट खुशी की लहर दौड़ गई थी। आखिरकार उसने जो चाहा था वह हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक फिक्र और परेशानी का नकाब डाल दिया था और जल्दी से दौड़ते हुए हॉल के अंदर आते हुए पड़ गई थी। हॉल सभी मेहमानों से भरा हुआ था और सभी लोग सृष्टि के आने का ही वेट कर रहे थे। हॉल में चारों तरफ शादी की शानदार सजावट की गई थी और बीच में सजाया हुआ मंडप चमक रहा था। उसके नीचे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। उनके आगे आदित्य दूल्हे के रूप में बैठा हुआ था। कोयल ने दिल में उठ रही थी खुशी को दबाते हुए चिंतित होकर कुणाल भास्कर के पास पहुंची, जो मेहमानों के साथ हंसते बोलते हुए खड़े थे। उसने एक गहरी सांस ली और घबराहट भरी आवाज में कहा, पापा, पापा, दीदी, दीदी, दीदी कमरे अपने कमरे में नहीं है और मैंने सब जगह उन्हें देख लिया, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है कि वो शादी से भाग गए हैं। कुणाल भास्कर, जो अभी तक मुस्कुराते हुए मेहमानों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, कोयल की बात सुनकर अचानक से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने कोयल की बात सुन ली थी और धीरे धीरे से ये खबर आग की तरह सब में फैल गई थी। हर कोई आपस में कानाफूसी करने लगा, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। आदित्य, जो अब तक खुद को शांत मंडप में बैठा हुआ था, यह सब सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने भारी कदमों से कुणाल की ओर कदम बढ़ाया और अपने गुस्से को मुश्किल से नियंत्रित करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो आखिरकार यहाँ से कैसे जा सकती है? क्या आपकी बेटी आज हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाना चाहती है? अगर ऐसा हुआ ना, तो समझ लीजिए मिस्टर कुणाल भास्कर, मैं आपको और आपकी बेटी दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जल्द से जल्द उसे इसी मंडप में लेकर आइए, वरना आपके और आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। समझ में आया आपको? उसकी आवाज़ सुनकर कुणाल जी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। उन्हें भी इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भर गए थे, लेकिन वह क्या करें यही उसे समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कोयल को भी घूर कर देखा, क्योंकि ये बात उसने सभी लोगों के सामने कही थी और ये कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन कोयल को तो अपनी किसी भी चीज़ पर कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। वह तो मुस्कुरा रही थी। वहीं कुणाल जी जल्दी से उसे घूरते हुए वहां से निकल गए थे। कुणाल ने तुरंत सभी नौकरों को सृष्टि की तलाश करने का आदेश दिया। हर कमरे, हर कोने को छानने का हुक्म दिया गया। वहीं हॉल में खड़े मेहमान, जो अब तक ये सब तमाशा देख रहे थे, आपस में जोर जोर से कानाफूसी करने लगे थे। कोयल, जिसने सारा खेल रचा था, अब हल्की मुस्कान के साथ ये सब नाटक देख रही थी। आदित्य की नजरें जैसे ही कोयल के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में अचानक से एक कोमलता आ गई थी। उसने कोयल को कुछ पलों के लिए ध्यान से देखा, मानो उसकी इस चालाकी को समझ रहा हो, लेकिन फिर उसे भी प्यार से देख रहा था, जिस पर कोयल ने मुस्कुरा दिया। वहीं हॉल में हर कोई इस बात को प्रतीक्षा कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद वह नौकर जो सृष्टि को ढूंढने गए थे, वह जल्दी से घबराए हुए आए। सभी का सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे साफ था कि उन्हें सृष्टि कहीं भी नहीं मिली थी। वह सभी लोग जल्दी से कुणाल जी के पास आकर उन्होंने जल्दी से डरते डरते कहा, सॉरी सर,
हमने पूरे घर में ढूंढ लिया है, लेकिन सृष्टि मैडम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी है। वह सच में यहाँ से जा चुकी है। यह सुनते ही कुणाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और गुस्से के साथ अपने मन में कहा, सृष्टि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। इसकी तो तुम्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। बस एक बार मिल जाओ। आखिर कहाँ हो तुम? तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर कदम रखने की और मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? लेकिन साथ ही कुणाल को आदित्य के बारे में सोचकर चिंता सताने लगी थी। वह अब क्या करेगा? उसके पास अब आदित्य को बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन उसने पहले जल्दी से अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था सृष्टि को ढूंढने के लिए। इसीलिए फिर वह जल्दी से जल्दबाजी में आदित्य के पास आकर उसे सब कुछ बताने लगे थे। सारी बातों को सुनते ही आदित्य जैसे गुस्से से पागल हो चुका था। उसकी आंखें आग की वजह से चल रही थी और उसकी नसें गुस्से की मानो बाजे से मानो तन सी गई थी। जब हॉल में खड़े सभी लोगों ने ये सुना कि सृष्टि सच में शादी से भाग गई है, तो हॉल में मानो हलचल सी हो गई थी। हर तरफ लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर आपस में जोर जोर से बातें करने लगे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया। ये क्या होगा? इतनी बड़ी इज्जतदार फैमिली की बेटी इस घर का नाक कटवाकर सच में भाग गई। एक बुजुर्ग महिला ने दुपट्टे से अपने माथे को पसीना पोंछते हुए कहा, हाय राम, ऐसी लड़की तो मैंने पहली बार कहीं नहीं देखी है। कैसे कर सकती हुई ऐसा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक अधेड़ उम्र की महिला ने भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, और जैसे उनकी सोच में परे की बात हो। इतनी बड़ी शादी और दुल्हन का क्या होगा? अब इस परिवार की इज्जत का एक शख्स ने गुस्से से फुसफुसाते हुए अपने पड़ोसी में खड़े हुए भैया से कहा, भैया ये सब साजिश तो नहीं है ना? क्या पता कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहा हो। एक औरत ने शंका से पहेली की तरफ देखते हुए कहा, देखो ये हाई सोसाइटी की बात है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सृष्टि का यूं भाग जाना ये तो बहुत बड़ा तमाशा हो गया है। एक औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, अब इस शादी का क्या होगा? आदित्य जी तो इतने बड़े आदमी हैं, तो उनकी शादी में ये हो गया। एक आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ इस लड़के ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। ये सब क्या हो गया? एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी लाठी पर जोर देते हुए कहा। लोगों की बातें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग आदित्य की ओर देखते हुए कानाफूसी कर रहे थे, जैसे उन्हें उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार हो। वहीं कुछ महिलाएं अपने घूंघट में मुंह छुपाए हुए धीरे धीरे हंस रही थी, जैसे वे इस पूरे तमाशे का मजा ले रही हों। इन तमाम बातों के बीच आदित्य का गुस्सा हर पल जैसे बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में नाराजगी और उसकी मिट्टियां गुस्से में बंधी हुई थी, जैसे वह इस पूरे हालात को काबू में लाने की किसी भी हद तक जा सकता हो। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सब अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। आदित्य के इस गुस्से को देखकर कुणाल जी सृष्टि और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। कुछ ही पलों में पूरा हॉल अचानक से शांत हो गया था और सभी लोग वहां से बातें करते हुए चले गए थे। अब वहां केवल आदित्य के बॉडीगार्ड्स और कुणाल जी की फैमिली ही मौजूद थी। सबके जाने के बाद आदित्य ने कुणाल पर अपने गुस्से से बरसते हुए कहा, मेरी प्यारी ससुर जी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरी रेपुटेशन मेरे लिए सबसे प्यारी है, और तुम्हारी इस बेटी ने जो घटिया काम किया है ना, उसने मेरी इज्जत का पूरी सोसाइटी में सामने उछाल दिया है। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी बात को सुनकर कुणाल जी ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे झुका लिया था। उन्हें भी सृष्टि पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया, वे जल्द ही उसे पकड़ लेंगे और आपके सामने होगी वह। फिर आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। यह सुनकर आदित्य थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका गुस्सा पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अब भी नाराजगी झलक रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को गुस्से से हुक्म दिया, जल्दी से सृष्टि को ढूंढ निकालो और उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आओ। मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए। 20 मिनट के भीतर ही आदित्य के बॉडीगार्ड ने सृष्टि का पता लगा लिया था। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठी ऋषि का ही इंतजार कर रही थी कि तभी चारों तरफ से काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स ने आकर उसे घेर लिया था। अचानक से इस अप्रत्याशित भरे चीज से सृष्टि के दिल में डर की लहर दौड़ गई थी और उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह पकड़ी गई है, जिस वजह से उसके शरीर जैसे कांपने लगा था। उसने जल्दी से
खुद को बचाने की कोशिश करी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी थी। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो देखा कि आदित्य गुस्से भरे कदमों के साथ उसकी तरफ ही बढ़ता रहा था। उसके पीछे कुणाल भास्कर भी थे, जो सृष्टि को क्रोध से घूर रहे थे। कुणाल भास्कर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और न ही कोई दया थी। उन्होंने सृष्टि की ओर कदम बढ़ाए और बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज के साथ ही सृष्टि का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके होंठों से खून की धार बह निकली थी। दर्द से तड़पते हुए सृष्टि ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें कुणाल से हटकर आदित्य पर जा टिकी थी, जिसने अपनी क्रूर मुस्कान से उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया हो। कुणाल भास्कर ने सृष्टि के बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से से बोला, आखिर तू समझती क्या है खुद को? हाँ, पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा दी। तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझ पर पानी की तरह पैसे बहाए और तू शादी से ही भागे। वाह, क्या तुझे अपनी दादी की फिक्र नहीं थी? सृष्टि की आंखों में नफरत और गुस्से की आग जल उठी थी। उसने अपनी आंसू को रोकते हुए अपनी आग कांपते हुए आवाज दिया, और आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी पर इस तरीके से हाथ उठाते हुए और उसे ऐसे घटिया इंसान के साथ शादी करवाने में मजबूर करते हुए, जो मेरी ही शादी के दिन किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा था। उसकी नजरें गुस्से से आदित्य पर टिक गई थी, जो कि उसके शब्दों से और भी फर्क उड़ा था। आदित्य की आंखों में और भी ज्यादा क्रोध उभर आया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, कुणाल जी ने बिना किसी चेतावनी के एक और थप्पड़ सृष्टि के गालों पर रसीद दिया था। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि सृष्टि का गाल एक तरफ लुढ़क गया था। उसके थप्पड़ की गूंज के साथ ही सृष्टि की आंखों से अचानक से आंसू झलक पड़े थे। वहीं कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज, यही परमिशन दी है मैंने तुम्हें? हाँ, पता नहीं क्या कर्म किए थे जो तुम जैसी बेटी पैदा हुई। चुपचाप से अपना मुंह बंद कर और शादी कर ले, समझी? वरना तेरी दादी का इलाज छोड़ उसे जान से मार दूंगा मैं, और तुझ पर इल्जाम डालकर तुझे ही जेल में सड़ा दूंगा। क्या तू अपनी दादी की मौत की वजह बनना चाहती है? सृष्टि के चेहरे पर दर्द और सदमे का बुरा मिला जुला भाव भराया था। उसके दिल में अपने पिता के लिए नफरत और गहरी हो गई थी, लेकिन दादी का जिक्र सुनकर वह अंदर से कांप उठी थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में आंसुओं से भरी आंखों से कहा, वो सिर्फ मेरी दादी नहीं है, वो आपकी भी माँ है और मैं आपकी बेटी हूँ। आप सच में हमारे बारे में ऐसा भी कह सकते हैं? हाँ। उसकी कही बात को सुनकर कुणाल भास्कर की आंखों में और भी ज्यादा क्रूरता भर आई थी। उन्होंने सृष्टि के बालों को और भी जोर से खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद कर। वो बुढ़िया वैसे भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। अगर वो मर जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, भला ही होगा। उसके जैसे मुर्दे पर पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और तू अगर अपने बाप को आगे बढ़ने में थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती है ना, तो तुझ जैसी बेटी को बेटी कहलाने का कोई हक भी नहीं है। कुणाल की पकड़ से सृष्टि के सिर में असहनीय दर्द होने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसके पिता के कहे गए उन शब्दों, कठोर और निर्दय शब्दों से हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने उसे पाला था। क्या सच में ये उसके पिता थे? कि सच में उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं थी? सृष्टि की आंखों में निराशा और दर्द के आंसू भर आए थे। उसके लिए समझना मुश्किल हो गया था कि पैसा, जो कभी उसके परिवार के लिए सब कुछ था, अब इतना बड़ा हो गया था कि उसके पिता की इंसानियत उसकी बेटी और उसकी माँ से बढ़कर हो गया था। आदित्य, जो काफ़ी देर से चुप था, अब दोनों के ड्रामे से ऊब चुका था। उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम दोनों का इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो जल्दी चलो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। इसके साथ रात गुजरने वाली है, मुझे इसके साथ सुहाग रात भी बनानी है, इसीलिए जल्दी चलो, मुझे शादी करनी है। और यह बोलते हुए वह सृष्टि को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी गंदी भरी नजरों से घूरने लगा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सृष्टि को तो उससे बड़ी ही घिन आ रही थी और घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुझ जैसे कुत्ते को तो मैं देखूंगी ना, शादी चल हट, भाड़ में जा। यह कहते हुए उसने शायद मैं थूक दिया था। यह सुनकर और देखकर आदित्य को इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि वह गुस्से से भर गया था। वह गुस्से के साथ सृष्टि की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, साली कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत! वहीं यह सुनकर कुणाल भास्कर ने सृष्टि को छोड़ दिया था।
उसके छोड़ते ही एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज उठी और सृष्टि बेंच से नीचे जा गिरी। आदित्य ने अपने हाथों में अंगूठी पहन रखी थी, जिस वजह से उसे अंगूठी से सृष्टि के चेहरे पर एक कट लग गया था और उसके गालों से लाल खून बहने लगा था। लेकिन वहां उसे किसी को भी दया नहीं आई थी। वहीं आदित्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, इसे लेकर चलो पकड़कर। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये मुझसे शादी कैसे नहीं करती है। वहीं फिर भी जिस पर कुणाल ने सृष्टि को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे। सृष्टि ने विरोध किया, लेकिन कुणाल ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया था। सृष्टि दर्द से तड़प रही थी, लेकिन वहां पर किसी भी को भी इससे फर्क नहीं पड़ा। और जब उसने ज़्यादा विरोध करने की कोशिश की तो कुणाल ने उसे और अधिक क्रूरता से थप्पड़ मारा था, जिससे सृष्टि का हाल और भी ज़्यादा बुरा हो गया था। उसकी सांसें तेज होने लगी थी और वह अब विरोध भी नहीं कर पा रही थी। 10 मिनट में ही वे लोग वापस से भास्कर मैंसन पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही कुणाल ने सृष्टि के मंडप के नीचे धक्का दे दिया था। सृष्टि जमीन पर गिरी और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे थे। कुणाल ने आदित्य की ओर देखा और कहा, जैसा मैंने कहा था कि मैं इस लड़की को किसी भी हाल में लेकर आऊंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया है। और मैंने कहा था कि आप इसे लेकर आने के बाद आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए अब ये आपकी अमानत है और आपकी जिम्मेदारी है। आप इसके साथ जो चाहें वैसे कर सकते हैं। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर सृष्टि की ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और तिरस्कार साफ झलक रही थी। उसे हंसी आ रही थी कि उसके पिता एक अन्य पुरुष को अपनी बेटी के साथ जो चाहे करने की अनुमति दे रहे थे, जैसे वह कोई चीज थी जिसे वह बेच रहे थे, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया था। वहीं कोयल सृष्टि की ऐसी हालत देखकर खुश हो गई थी। वह पहले तो हैरान हो गई थी, आखिर इतनी बुरी हालत इसकी कैसे हो गई, लेकिन फिर से उसे अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। और वहीं आदित्य ने पंडित जी की ओर देखा और कहा, और पंडित शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर। पंडित जी ने आदित्य की ओर देखा और मंत्र पढ़ना शुरू भी कर दिया था। ये देखकर सृष्टि अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे देखते हुए कहा, बाहर में जाओ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यह सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसे देखा। उसने सृष्टि के पैरों पर, जहां उसकी पायल बंधी हुई थी, अपना पैर जोर से रखा और मसलते हुए कहा, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी। अगर तू शादी नहीं करेगी तो तू अपनी दादी को मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी तू। ये कहते हुए आदित्य ने सृष्टि के पायल के ऊपर अपने पैर को जोर से मसलना शुरू कर दिया था। सृष्टि मानो दर्द से कराहने लगी थी। आदित्य ने उसकी पीड़ा को और भी बढ़ाया। उसने गुस्से से सृष्टि के पैरों को कुचलते हुए कहा, बोल, करेगी या नहीं। चल, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तो मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने फोन को बाहर निकाला और किसी को वीडियो कॉल किया और उस फोन को सृष्टि की तरफ कर दिया। सृष्टि ने साफ साफ देखा कि जिसको आदित्य ने कॉल किया था वह आदमी उसके दादी के पास ही खड़ा हुआ था और उसके हाथ दादी के ऑक्सीजन मास्क पर थे, जिसे वह कभी भी निकाल सकता था। और सृष्टि अच्छे से जानती थी कि ये कोई मजाक नहीं है, वह सच में ऐसा कर सकता था और ये लोग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। जिस वजह से सृष्टि अचानक से डर गई थी और उसने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं करूँगी तुमसे शादी, और अभी करूँगी, लेकिन मेरी दादी कुछ कुछ भी मत होना, प्लीज़ मेरी दादी को छोड़ दो, प्लीज़ मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यह कहते हुए वह अपनी दर्द को भी भूल गई थी और आदित्य के सामने काफ़ी मुश्किल से अपने हाथों और पैरों को जोड़ने लगी थी। उसे इस तरीके से दर्द में तड़पते हुए देखकर और गिड़गिड़ाते हुए देखकर आदित्य की आंखों में सुकून की झलक भर उभरी और उसने अपने पैर को सृष्टि के ऊपर से हटा लिया था और उसने सृष्टि का जबड़ा अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, नॉट बैड, नॉट बैड, इतनी भी बुरी नहीं हो, समझदार हो, गुड गर्ल। मुझे पता था कि तुम आखिर मुझसे बचकर कहाँ ही जाओगी, मेरी बात माननी ही पड़ेगी तुम्हें। पता है तुम्हें मेरी क्या मनोगी, तुम मेरी रखेल बनने वाली हो, तो मेरा और मेरे दोस्तों का अच्छे से मनोरंजन करेगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, जिस उसकी लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। और उसकी आंखों में ऐसे भावों को देखकर आदित्य को काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवान ने तुरंत ही सृष्टि की सारी जानकारी ऋषि को भेज दी थी।
और जैसे ही ऋषि ने वह जानकारी देखी, वह अचानक से हैरान और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा था। अब उसे समझ आने लगा था कि क्यों सृष्टि के गालों पर थप्पड़ के निशान बने हुए थे और क्यों वो हमेशा हर वक्त परेशान दिखती थी, क्यों उसे पैनिक अटैक आते थे। सृष्टि की माँ उसे बचपन से ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी माँ ने आते ही उसके पिता को भड़काना चालू कर दिया, जिस वजह से उसके पिता कुणाल भास्कर सृष्टि को टॉर्चर करने लगे थे और उसे बुरी तरीके से हर रोज टॉर्चर करते थे। वह बड़ी होने के बाद वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी दादी थी और वह अपनी दादी की वजह से ही घर से निकल नहीं पा रही थी। और कुछ दिनों बाद पहले उसकी दादी का सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से सृष्टि को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे। और इस वजह से उसने कुणाल भास्कर के साथ सौदा किया और बदले में वह आदित्य से के साथ शादी करेगी। और आज उसके और आदित्य की शादी थी। ऋषि अच्छे से जानता था कि आदित्य कौन है, जिस वजह से उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि सृष्टि का ऐसा डरावना पास्ट हो सकता है, जबकि वह लड़की इतना कुछ होने के बाद भी कितनी ज्यादा चिढ़ दिखती थी। यह सोचकर वह सृष्टि के पिता से कुछ मानो जान से मार देना चाहता था। आखिर कौन पिता अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर सकता था। ऋषि ने अंदर गुस्सा जैसे उभार मारने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था। वह अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। तेजी से उसने विवान को कॉल लगाया और जब उसकी कॉल विवान के साथ कनेक्ट हुई तो उसने गुस्से के साथ जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर भास्कर मैंसन के लिए निकलो और 10 मिनट के अंदर जल्दी करो। और उसने बिना कुछ कहे जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यह सुनकर विवान काफी ज्यादा शॉक था। आखिर चल क्या रहा था और उसके बॉस क्या चाहते थे। अब उन्हें बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ ऋषि के दिए गए ऑर्डर्स को पूरा करना था, जिस वजह से उसने ज़्यादा सोचना सही नहीं समझा। और उसके पास इस वक्त सॉफ्ट होने का भी समय नहीं था और उसने जल्दी से एक बॉडीगार्ड की टीम तैयार की और उसे जल्दी से भास्कर मैंसन के लिए जाने के लिए निकल गया था। उसके साथ साथ वह खुद भी वहां जाने के लिए निकल गया था। वहीं ऋषि ने विमान का कॉल कट करके तुरंत दूसरे नंबर पर मुंबई के कमिश्नर को कॉल किया। कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसका फोन बजा और उसने स्क्रीन पर नजर डाली और एक नंबर को देखते हुए चौंक गया। ये नंबर ऋषि का था, जो उसे कभी सीधे कॉल नहीं करता था। हमेशा वही ऋषि को कॉल करके परेशान करता था। आज पहली बार ऋषि का कॉल देखकर वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने हंसी मजाक में फोन उठाया और कहा, क्या बात है मेरे भाई, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुमने गलती से तो कॉल नहीं कर दिया ना? और वरना आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कमिश्नर की बकवास बातों को सुनकर ऋषि का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने कड़क आवाज में कहा, मेरे पास अभी ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो भी अभी और इसी वक्त। ऋषि का गुस्सा और चिंता अब उसे शांत करने बैठने नहीं दे रही थी। उसे अब किसी भी हालत में सृष्टि को बचाना था और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिस वजह से उसने बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही दिखाने की कोशिश नहीं की। वहीं यह सुनकर कमिश्नर ने अपना मुंह बनाते का लगाई था कि जरूर कोई ना कोई काम होगा, तभी जरूर तुम्हारा कॉल आया, वरना ऋषि ओबरॉय मुझे कॉल क्यों ही कर सकता है। क्या हम काम की बात कर सकते हैं? अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं फोन रख रहा हूँ, ऋषि ने गुस्से के और इरिटेशन दोनों के साथ कहा। कमिश्नर, जिसका नाम रोहन श्रीवास्तव था, जो अभी अपनी मजाकिया बातें कर रहा था, वह समझ गया कि ऋषि इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस है, जिस वजह से वह भी तुरंत सीरियस हो गया था और उसने जल्दी से उसे रोकते कहा, ओके ओके ठीक है यार, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, बोलो क्या काम है, क्या हेल्प चाहिए, मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर जल्दी से सीधे कहा, मुझे किसी को बचाना है, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहां पर जल्दी से पहुंचो। रोहन को इस जवाब ने और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया था। उसने चुटकी लेते कहा, किसी को बचाना है? हाँ हाँ, किसे बचाना है बे? और भाई, वह लड़की है या फिर लड़का? और पुलिस वालों को काम को मिस्टर ऋषि ओबरॉय कब से करने लगे? हाँ, ये तो हमारा रोज का काम है। बताओ, कौन है वो किस खुश नसीब जिसे सुपर हीरो ऋषि बचाने जाना है? उसकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर ऋषि का गुस्सा अब उफान पर था। उसने कड़क आवाज में कहा, लगता है मुझे तुम्हें कॉल लगाना ही नहीं चाहिए था।
और तुम बाहर में जाओ, मैं खुद अकेले ही देख लूंगा। यह सुनकर रोहन ने तुरंत अपनी गलती समझ ली और वह तेजी से उठ खड़ा हुआ। और फिर उसने जल्दी से गंभीरता भरे लहजे में कहा, ठीक है यार, मैं रेडी हूँ, तैयार होता हूँ, बताओ कहाँ पहुँचना है। और फिर कुछ सोचते उसने कहा, लेकिन मुझे मेरी क्या ज़रूरत पड़ी, तुम अपने बॉडीगार्ड्स को तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, आई विल हैंडल इट। रोहन की इस बात पर ऋषि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। आखिरकार वो यही तो चाहता था कि पुलिस का सारा काम रोहन संभाल ले और वह खुद अपना सारा काम कर ले। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसने अपना जल्दी से ठंडी आवाज़ में कहा, ओके, लेकिन तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। वार्ड नंबर 1003 के पेशेंट को वहां से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो, साथ ही सिक्योरिटी भी लगा दो। जिस पर रोहन ने मुस्कुराकर कहा, ओके बॉस, बट मुझे फिर से अब जाना है ना? हाँ, आखिर तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? क्योंकि अगर इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व होती तो तुम पहले ही सब कुछ हैंडल कर लेते, मगर इसके आगे वह कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। यह देखकर उसने मुंह बनाया, लेकिन वह जल्दी से वहां से निकल गया था, साथ ही अपनी टीम को कुछ ऑर्डर्स दे। इसके बाद ऋषि बिना वक्त गवाए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गुस्से से भरी उसकी आंखों में एक ही मकसद था, सृष्टि को बचाना। उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और गेयर पर पैर रखते ही कार की दुगनी स्पीड में भास्कर मैंसन की तरफ दौड़ा दिया था। हर पल उसके लिए जैसे और भी ज़्यादा परेशान करता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि सही भी होगी या नहीं, कहीं उसे जाने में देर होगी तो। हर पल उसके लिए कीमती था। सृष्टि का ख्याल, उसकी सुरक्षा की चिंता और अपने गुस्से की आग ने उसे और भी तेजी से काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।